हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सब लोग बहुत ठीक ठाक होंगे। हम लोग इस वीडियो में द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन एनी पोजीशन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैलकुलेट। ओके, बट आई वॉन्ट टू से टू यू समथिंग अदर्स। वॉट इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट इन मी, अगर आप मेरी कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं देन यू हैव टू सर्च मी द डिफाइंड रुद्रा नेम से टेलीग्राम पर या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो अब तक व्हाट्सअप चलता था जिससे 9125706588 से भी आप चाहे तो मुझसे उस पर कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है ना। अब आप चलते हैं, देखते हैं द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या बेटा तीव्रता, किसी भी स्थिति में। तो किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा सा हम लोग बहुत इनडायरेक्टली मेथड से फाइंड आउट करेंगे। आइए, जैसे मान लीजिए ये है, किसी भी स्थिति में आपको निकालनी है एट एनी पोजीशन, ओके, किसी भी पोजीशन पे निकालनी है तो आपसे एक चीज कहते हैं, जैसे ये देख लीजिए, मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहां बना रहा हूं मैं इस बार, ये है, और थोड़ा नीचे ये वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, ए है ये बी है। ठीक है, इसकी किसी भी स्थिति में इधर लेते थे तो अक्षीय होता था, ठीक है ना, इन डाउन साइड पर इधर लेते थे तो निरक्षीय होता था, ब्रॉड इन डाउन होता था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कहीं पर भी निकालना हो तो कहीं पर भी सर क्या होता है, कहीं पर भी का मतलब ये होता है, यहां निकालना है मुझे, यहां पर तीव्रता निकालनी है। बड़ी दुविधा की स्थिति है, कोई दुविधा की स्थिति नहीं है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है, ये तो सबको पता होगा, हमारे हिसाब से सबको पता है कि द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है ये। ठीक है, अगर मैं बना भी देता हूं, लो टोटल लंबाई 2l होती है द्विध्रुव की, मतलब इसको अल्प दूरी हम लोग मानते हैं। कैसे निकालेंगे, आप यहां पर एक बिंदु ले लिया सर, ये मध्य बिंदु है इसका O, मान लिया सर कि ये मध्य बिंदु क्या है, O है। चलिए बाद में नाम लिखेंगे, अब आप इससे इसको मिला दें। ठीक है सर, आपकी बात मान करके मिला दिए। हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे सर, मानेंगे कि जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उसका बनाया हुआ कोण कितना है बेटा, थीटा है। ठीक है ना, हम सबको पता है जो P होता है, कौन जो होता है P, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो माइनस से किसकी ओर होता है, प्लस की ओर होता है। ये कौन है हमारा, ये है बेटा P वेक्टर। और अगर P वेक्टर है तो इसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन, इस P वेक्टर को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। कौन सा हिस्सा, आपकी आंख के सामने जो वाला हिस्सा है, यानी कौन, यानी P cos क्या बेटा थीटा, और एक ये हिस्सा, इसके हमने दो घटक कर दिए, एक ये और एक ये इसको आप कह सकते हैं P कौन बेटा साइन थीटा, यानी हमारा जो P था वो दो पार्ट में बेटा, P cos थीटा और P क्या साइन थीटा। हम इसको एक काल्पनिक द्विध्रुव मान सकते हैं, काल्पनिक क्या मान सकते हैं, द्विध्रुव मान सकते हैं। किसको, P cos थीटा को। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई काल्पनिक द्विध्रुव है, हमने मान लिया कि यहां कोई काल्पनिक द्विध्रुव है, वो कौन है बेटा P cos थीटा है, काल्पनिक द्विध्रुव है, कौन है P का, मतलब एक काल्पनिक द्विध्रुव यहां मान लेते हैं जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कौन है, P cos थीटा है। समझ गए, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 बराबर P cos थीटा। और मैं मान लेता हूं यहां पर भी एक काल्पनिक द्विध्रुव है, काल्पनिक द्विध्रुव यहां मान लेते हैं,
काल्पनिक द्विध्रुव मान लेता हूं, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं P2 बराबर P क्या है, साइन थीटा है। समझ गए होंगे अब आप लोग मेरी बात को। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें जरा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। सर कैसे हम लोग इसको निकाल पाएंगे? बहुत इजीली वे से निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, r है। ठीक है, अब सर यहां पर तीव्रता कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग निकाल लेंगे। अब हमारे लिए इस द्विध्रुव के कोई मायने नहीं रह गए। क्यों सर? चूंकि हमने इस द्विध्रुव को ही दो हिस्सों में बांट दिया, एक जिसका आघूर्ण p cos थीटा है और एक जिसका आघूर्ण p क्या है, साइन थीटा है। अब आप मेरे साथ बहुत गौर से देखिएगा। क्या गौर से देखेंगे? आप देखिए इस बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु कौन है बेटा, P है। इस बिंदु पर E बाद में लिखा जाएगा, आप E यहां लिख दे रहे हैं। अब आप देखें इस बिंदु P पर जो तीव्रता होगी एक इस द्विध्रुव के कारण होगी, और इस द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति में होगी, अक्षीय स्थिति में। समझ सके इस चीज को? तो मैं, आप इजाजत दीजिए तो इस द्विध्रुव का नाम लिख दूं A डैश और B डैश। ठीक है ना? तो क्या निकालते हैं, द्विध्रुव A डैश B डैश के कारण अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर तीव्रता मान लेते हैं उसको क्या बेटा, E1। तो बहुत आसान है, 1/4πε0 k। ठीक है ना? आप अगर ध्यान दें तो अक्षीय स्थिति में 2 और यहां इस वाले द्विध्रुव की द्विध्रुव आघूर्ण P1 है बेटा। ठीक है ना? P1 है ही है, बटे यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल कितनी है, r की घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसको जरा सा और विस्तारित कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 k 2p cos थीटा अपान P1 की वैल्यू रख दिया, r की पावर कितना बेटा, 3 हो गया। और इसकी दिशा अनुदिश होता है अच्छी स्थिति में, किसके, -q से किसकी ओर, +q की अनुदिश होता है। चलिए ये वाला है E1, ये वाला है E1 वेक्टर। ये वाला कौन सा वेक्टर है बेटा, E1 वेक्टर। ठीक, ये आपको मिल गया बेटा। अब देखते हैं क्या चीज। ठीक है सर, इसको नोट कर लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, जरा सा गौर करते हैं। कहाँ गौर करेंगे? गौर करेंगे बेटा, आप देखें ये बिंदु P इस वाले द्विध्रुव से, इसका नाम लिख देते हैं A डबल डैश और B क्या, डबल डैश। अब देखें बिंदु P A डबल डैश और B डबल डैश से निरक्षीय, इससे निरक्षीय स्थिति में है, इससे ये बिंदु P इस द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में है। आइए तो कहते हैं द्विध्रुव A डबल डैश B डबल डैश के कारण कौन सी, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या बेटा, तीव्रता। ठीक है ना? क्या E2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, E2। इसके कारण जो यहां पर तीव्रता है उसे क्या मान लेते हैं, E2। और E2 की जो वैल्यू आएगी 1/4πε0 k। ठीक है, निरक्षीय है तो P, मैं इसके द्विध्रुव को मैं क्या मान रखा हूं, P2 मान रखा हूं, द्विध्रुव आघूर्ण को P2, और दूरी तो वही है, यहां से भी दूरी उतनी ही है, कितना, निरक्षीय स्थिति में r, तो r³ हो जाएगा। उसके बाद मैं मान रख दूं अगर इसको 1/4πε0 k, तो P साइन थीटा अपान r की पावर 3 ऐसे कर दें, और इसको मान दें समीकरण नंबर कितना बेटा, 2। और दिशा की बात कर ले अगर, तो आपको पता है कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, निरक्षीय स्थिति में, इसके निरक्षीय स्थिति है ये बिंदु P इससे निरक्ष में है, वो दिशा +q से -q की ओर, यानी इधर होती है, इधर।
ये हो गया E2 बेटा, ठीक है ना। इसके समांतर अक्ष के अनुदिश, लेकिन किधर, माइनस से किसकी ओर, प्लस की ओर। अक्ष के अनुदिश लेकिन माइनस से प्लस नहीं, हम सॉरी, अक्ष के अनुदिश निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्ष के अनुदिश प्लस से किसकी ओर, माइनस की ओर, यानी जस्ट अक्षीय वाले के विपरीत स्थिति में तीव्रता। मेरी बात सुना करिए, जस्ट अक्षीय वाले की कौन सी स्थिति में, विपरीत स्थिति में होती है तीव्रता, ठीक है ना। आइए E2 भी मिल गया आपको, तो अब आपको E1 भी मिल गया और कौन भी मिल गया, E2 भी मिल गया। E1 भी मिल गया और कौन भी मिल गया, E2 भी मिल गया। अब जब E1 E2 मिल गया तो अब प्रश्न ये है कि सर एक ही बिंदु पर दो तीव्रता, बिल्कुल सत्य बात है बालक, तो इनका परिणामी निकलेगा, और जो परिणामी निकलेगा वो कहीं इनके बीचों बीच से होकर ही जाएगा। इनके कहाँ जाएगा, बीचों बीच से जाएगा परिणामी। अब इनके बीचों बीच से ही जाएगा, तो अब बीचों बीच से यही कहीं परिणामी होगा E नेट। मैं मान लेता हूं वो परिणामी ये है जो E1 से कोण कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। समझ सके इस चीज को, ये परिणामी है E1 और किसका, E2 का। अब आपको परिणामी निकालने के लिए वही फार्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने आपको पहले बताया था। आइए लगाते हैं बेटा। आप ये भी जानते हैं बेटा कि ये टोटल एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की स्थिति में परिणामी निकालते हैं। E नेट फार्मूला क्या होगा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 पहला दूसरा इंटू cos 90। आप देख लें E1 E2 के बीच एंगल 90 है। तो इस तरीके से जो E नेट आया वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर आया बेटा। आया ना, आया, ठीक है। बहुत इजी है। अब E नेट की वैल्यू रख दीजिए बेटा। देखो E1 का स्क्वायर करें तो आप देखिए इसी पूरे का स्क्वायर होगा। इस पूरे का जब तुम स्क्वायर करोगे बेटा तो इस इतने को मैं अभी के लिए मान लेता हूं क्या, कैपिटल C मान लेता हूं। तो C का स्क्वायर, इस पूरे को C मान लिया, बाद में सॉल्व कर देंगे। फिर प्लस तो E1 का स्क्वायर जब कर रहे थे तो इस इतने को C मान लिया, तो C स्क्वायर, और ये भी इतना लिखना पड़ेगा क्या। अच्छा छोड़ दो, ये सब मत करो, रहने दो। लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है ना, इंटू 2p cos थीटा अपान r³। या मुझे लगता है ना आपके लिए मैं इसको और इजी कर सकता हूं। कैसे, वो तरीका देखो, उसको इजी करने वाला मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखिए E1 बराबर, आप एक काम करें, इस p को जरा इधर कर लें। कर लिया सर, p को कर लिया इधर, ठीक है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, p के साथ साथ अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r³, इस इतने पूरे को अलग कर लो तो सिर्फ बचेगा कितना, बचेगा 2 cos क्या थीटा। यही इतना रहने दो, बचा ना बेटा इतना। बहुत समझदारी किया आप लोगों ने इतना। अब देख लें वैसे ही बिल्कुल, अब इसी का स्क्वायर करना है, किसका, E1 का स्क्वायर। तो इतने पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, कितने पूरे का, इसी इतने पूरे का, यानी p/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r³, इतने पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 2 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो E2 का स्क्वायर, E2 में भी इतने करूंगा क्या, p/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r³ को एक साथ कर लूंगा, p/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r³, इतने पूरे का स्क्वायर करके एक साथ, और मल्टी यहां साइन थीटा बचा है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर क्या थीटा। ये हम लोग के लिए बहुत आसानी से हो गया। अब देखें बच्चों, क्या देखेंगे, ये देखिए हम इसमें से p/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r³ बाहर निकालेंगे। जब इन दोनों को बाहर घसीटेंगे तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा, बचेगा p/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r³ बेटा, अंदर बचेगा रूट के 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो निकाल चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा। हम इसी वक्त इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख मारेंगे तो E नेट बराबर यहां से मिलेगा p/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r³। प्यारे बच्चों यहां देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
अंतिम चरण की लाइन लिखने चल रहा हूं। क्या लिखने चल रहे हैं सर? आखिरी चरण की लाइन। कैसे? ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी बाई आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी बाई आर क्यूब। और फिर क्या बचा यहां पर? ये बचा क्या बेटा? ऐसे ही रूट के अंदर बगल में लिखिए, ये बच्चा 4 में से चला गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटा 1 बचा। अब देखिए ये कौन है? cos थीटा। अच्छा समझ में आया कौन है cos थीटा बेटा? यही है थीटा, यही है थीटा। ठीक है ना सर? बड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? थीटा की वैल्यू कैसे पाई जाएगी? मिलेगी। मैं आपको थीटा की वैल्यू दिलाऊंगा, अभी देखिएगा कैसे दिलाता हूं। देखिए बेटा, ये एक सदिश राशि है, P भी एक सदिश राशि है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यहां जो ई नेट की दिशा है बेटा, यहां जो ई नेट की दिशा है वो दिशा ये वाली है। ये वाली है का मतलब E1 से कितने कोण पर? फाई कोण पर। तो फाई कोण कैसे नहीं? ये थीटा आपको सवाल में देगा बेटा, ये थीटा आपको सवाल में देगा कि द्विध्रुव से इतनी दूरी पर इतने कोण पर, ये आपको दिया जाएगा। तो बहरहाल ई नेट की दिशा कैसे निकलेगी? ये फाई पता लग जाए, वही E1 से दिशा हो जाएगी ई नेट की। जैसे ये उत्तर है, ये 30 अंश आ गया तो उत्तर से 30 अंश बाएं ओर या उत्तर से 30 अंश दाएं ओर, ऐसे पता लग जाएगा। तो पहले आपको ई नेट की दिशा पता लगानी पड़ेगी, यानी फाई कोण पता लगाना पड़ेगा। फाई कोण कैसे पता लगेगा? बहुत इजीली पता लग जाएगा। यहां से एक क्या डाल दीजिए? लंब, और यहां से भी एक क्या डाल दीजिए? लंब डाल दीजिए। आइए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे आप इसका कोण, अगर आपको फाई चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए बेटा? फाई चाहिए, तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा फाई। पूछो कैसे? देखिए हम आपको बताते हैं, tan फाई बराबर लंब बटे आधार। तो फाई के सामने लंब यही है, यही है मतलब कौन है? E2 है, और बटे आधार, आधार आधार फाई से सटा हुआ, यानी कौन है? E1 है। तो E2 तो अभी आपने निकाला ही था थोड़ी देर पहले, अब तो मुझे भी भूल गया। E2 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगा। E2 की वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है ना? E2 निरक्षीय स्थिति में याद आ गया, P बाई आर क्यूब, वो भी P साइन थीटा था। ठीक है ना? बटे E1 की वैल्यू आप कापी खोल कर देखिए, आपको ना याद हो, हमें तो याद था तो हमने लिख दिया। ठीक है ना? ये आ जाएगा क्या? 2P cos थीटा अपान आर क्यूब। कापी खोल के देखिए, आपको नहीं याद तो मैं क्या करूं, मुझे याद था मैंने लिख दिया। ये से ये कट जाएगा। E2 की वैल्यू E1 की वैल्यू निकलवाए थे, आर क्यूब से आर क्यूब, P से क्या कट जाएगा? P, यानी यहां से tan फाई जो होगा वो आ जाएगा 1/2। यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, साइन बटे cos बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हमको फाई मिल जाएगा। जब फाई मिल जाएगा तो कह देंगे कि E1 की दिशा से इतनी दूरी पर ई नेट पाया जाएगा। अतः हमको सब कुछ मिल गया इस सवाल में। मान लिख दीजिए न्यूटन पर क्या? कूलाम। और यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालने की बात तो बहुत आसान, थीटा आपको सवाल में दिया रहेगा। अतः हम लोग पूरी तरीके से किसी भी स्थिति में द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। आपको एक थोड़ा सा और मैटर बताते हैं, अगर आप खेलना चाहते हो, थोड़ा सा आपके लिए खेलना आसान कर दें। जैसे क्या है, अब अगर आप यहीं पर देख लें, अगर यहीं पर आपको अक्षीय में निकालना होता, अक्षीय में, तो थीटा बराबर क्या रख देते? 0 रख देते। जैसे थीटा बराबर क्या रखोगे? 0 रखोगे। cos थीटा बराबर दे, थीटा बराबर 0। अक्षीय में अगर निकालना हो, थीटा बराबर जैसे 0 रखेंगे, थीटा बराबर जैसे क्या रखेंगे? 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बाई आर क्यूब। हुआ ना बेटा? अगर निरक्ष में निकालना होता तो थीटा बराबर कैसे रख देते? 90 रख देते। जैसे 90 रखोगे, cos 90 की वैल्यू 0, 3 और गुणे 0 0 हो जाता, 1 बचता, 1 का वर्गमूल भी 1 हो जाता, P बटे आर क्यूब केवल आता। ठीक है ना? इस तरीके से ये आपने किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या निकाल ली बेटा? तीव्रता निकाल ली। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में, या फिर जो भी चीजें आगे पढ़नी है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय बेटा।